यहाँ पे सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे प्रश्न को देखेंगे। चलिए, कहता है यहाँ पे कि बीएलएस में बेसिक लाइफ सपोर्ट, बीएलएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है, जिसमें सीपीआर मरीज को दिया जाता है। कहता है बीएलएस में पहला कदम क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट स्टेज बीएलएस में यही होना चाहिए कि आप व्यक्ति के प्रतिक्रिया को जांचें कि व्यक्ति कोई रिएक्शन कर रहा है, दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। देन उसके बाद सीपीआर देना चाहिए। बर्न इंजरी में प्राथमिक देखभाल क्या है? यानी कोई अगर जल जाता है, बर्न कर जाता है, तो सबसे प्रथम काम क्या करना चाहिए? वहाँ पे ठंडे पानी डालना चाहिए, ठीक है ना, जले हुए भाग पर ठंडे पानी डालना चाहिए। आईवी थेरेपी में सावधानी क्या बरते? तो जब आईवी थेरेपी दे रहे होते हैं इंट्रावेन के माध्यम से, तो उस जगह की साइट की निगरानी और संक्रमण रोकना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं आईवी थेरेपी देने में जहाँ पे कैनुला लगा होता है, वहाँ पे कभी कभी कैनुला इधर से उधर होने में वहाँ पे एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है ना, सूजन हो सकता है, इंजरी हो सकता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और संक्रमण की देखभाल करनी चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या कार्य है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कार्य है रोकथाम, बीमारी को रोकथाम करना, टीकाकरण करना और स्वास्थ्य शिक्षा देना। ये सब काम होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का। तो एक एएनएम का भी काम। पेशेंट मॉनिटरिंग का क्या उद्देश्य होता है? तो पेशेंट मॉनिटरिंग का उद्देश्य है रोगी की स्थिति का निरंतर मूल्यांकन करते रहना, ठीक है। सीजर के समय क्या न करें? तो सीजर होता है दौरा जिसे बोलते हैं। मिर्गी जब आता है तो मरीज को मुंह में कुछ नहीं डालना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है माय डियर, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बीपी मापने की सही स्थिति क्या है? तो बीपी मापने की सही स्थिति है हाथ हृदय के स्तर पर रखें, हाथ को हृदय हार्ट के ऊपर रखें। हेल्थ प्रमोशन का एक्टिविटीज क्या होता है? तो स्वास्थ्य के बढ़ाने वाला जो एक्टिविटी है, स्वास्थ्य संवर्धन का जो एक्टिविटी है, उसमें टीकाकरण, अच्छे पोषण, व्यायाम और स्वच्छता, ये सब आपको बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ा सकता है, हेल्थ प्रमोट कर सकता है, ओके। न्यूट्रिशन असेसमेंट टूल्स कौन कौन से होते हैं? जहाँ पे पोषक तत्वों को आप जो है आकलन कर सकते हैं। न्यूट्रिशन का आकलन करने वाला जो टूल्स है, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स होता है, ठीक है। उसके बाद आपका मेजरमेंट होता है, आहार होता है, हिस्ट्री होता है, ये सब न्यूट्रिशनल असेसमेंट टूल्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन देखिए, रेस्पिरेटरी रेट कैसे मापते हैं? तो छाती की गति को गिनकर, गति को गिनकर कि छाती कितना बेर ऊपर नीचे जा रहा है, इसको हम गिनकर रेस्पिरेटरी रेट का पता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्शन कंट्रोल में आइसोलेशन का क्या महत्व है? तो इन्फेक्शन को जब हम कंट्रोल, नियंत्रण करने का काम करते हैं, तो आइसोलेशन का महत्व ये है कि यह संक्रमण को और ज़्यादा फैलने से रोकता है। अब मान के कोई टीबी वाला पेशेंट है, संक्रमित है, तो संक्रमित व्यक्ति को एक नॉर्मल मरीज से अलग रखा जाता है आइसोलेट वार्ड में, आइसोलेशन वार्ड में, पृथकीकरण वार्ड बोलते हैं, पृथक वार्ड, अलग, नॉर्मल मरीज से अलग, ठीक है। तो जहाँ पे इन्फेक्शन को रोकने का काम किया जाता है। पेशेंट राइट को कैसे सुरक्षित रखें? आप एक मरीज को कैसे आप उसके अधिकार को सुरक्षित रख सकते हैं? तो उसके गोपनीयता, ठीक है, प्राइवेसी को, सामान को, सूचना, ये सब जो है आप पेशेंट के अधिकार को सुरक्षा आप रख सकते हैं गोपनीयता से, सामान उसके अधिकार देकर, उसे इन्फॉर्मेशन देकर, ठीक है। पेन स्केल क्या है? तो पेन स्केल होता है 0 से 10 तक का मापने का एक तरीका है पेन स्केल। नेबुलाइजेशन क्या है? दवा को वाष्प के रूप में श्वसन के माध्यम से शरीर के अंदर भेजना, यही नेबुलाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बेसिक न्यूट्रिशनल में क्या आवश्यक है? देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे पोषण में होना ही चाहिए शरीर के लिए, उसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, ये 4 ऐसे चीज़ है जो बेसिक न्यूट्रिएंट में होना चाहिए, बेसिक पोषण में होना चाहिए, शरीर के लिए आवश्यक है, चाहे प्रोटीन हो, वसा हो, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट हो या विटामिन हो, ओके। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का उद्देश्य क्या है? तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का उद्देश्य होता है कि मानसिक रोगियों की देखभाल और उसे सहारा देना, समर्थन करना, ठीक है। जीआई डिसऑर्डर के समान लक्षण क्या है? जीआई मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, यानी पेट और आंतरीय रोग से संबंधित, ठीक है ना, यही होता है जीआई डिसऑर्डर।
तो इसका समान लक्षण होता है, इसमें उल्टी होगा, पेट दर्द होता है, कब्ज बनता है, तो यही होता है जीआई डिसऑर्डर। आईवी फ्लूइड देने से पहले क्या करें? तो आईवी फ्लूइड जब देते हैं तो उससे पहले आपको सही तरल मात्रा और साइट की जांच करें। आईवी फ्लूइड देने से पहले आप क्या करते हैं, कौन सी फ्लूइड देना है इसका चयन करते हैं। आरएल देना है, एनएस देना है, ठीक है, या डेक्स्ट्रोज देना है, इसका चयन करते हैं ना मरीज के अनुसार। तो पहले उसका तरल सही तरल होना चाहिए। मात्रा कितना देना है, 500 में देना है, 1 लीटर में देना है, इसका तय करते हैं। और साइट की जांच देते हैं कि हमको किस साइट से देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जेरिएट्रिक केयर में ध्यान देने वाली बातें क्या है? तो जब वृद्ध व्यक्तियों को देखभाल देते हैं तो वहाँ पे कुछ बातें हैं जिसको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे पोषण, पोषण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दवा का प्रबंध, मानसिक स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जेरिएट्रिक केयर में, ठीक है। डिहाइड्रेशन के लक्षण, तो डिहाइड्रेशन के लक्षण होता है सूखा मुंह। जब व्यक्ति के अंदर से जल की कमी होती है तो व्यक्ति का मुंह सूखने लगता है बार बार। पेशाब का आउटपुट कम हो जाता है। चक्कर आने लगता है व्यक्ति को, ठीक है। और जो जो धड़कन है तेज हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी सर्वे के एबीसी क्या है? तो प्राइमरी सर्वे में एबीसी है, ए फॉर एयरवे, श्वसन जो चलता है, वायु मार्ग वो है। बी होता है ब्रीदिंग और सी होता है सर्कुलेशन। एबीसी यह 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एक क्रिटिकल केयर में इन 3 चीज़ों पर जोर दिया जाता है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कई बार बता चुके हैं। हाथ धोना सबसे प्राथमिक और सबसे सर्वोत्तम तरीका है संक्रमण के रोकथाम करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही पोजीशन दर्द नियंत्रण। देखिए, पेशेंट कंफर्टेबल के क्या उपाय है? तो पेशेंट कंफर्ट के उपाय है सही पोजीशन देना, दर्द का नियंत्रण करना, साफ सफाई रखना। तो पेशेंट के आरामदायक के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? आप एक मरीज को आरामदायक स्थिति कब दे सकते हैं? सही पोजीशन से, दर्द नियंत्रण करके, साफ सफाई करके मरीज को आप आराम दे सकते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन सेचुरेशन मापने वाला यंत्र पल्स ऑक्सीमीटर कहलाता है। जिससे हम ऑक्सीजन पल्स दोनों मापते हैं वह पल्स ऑक्सीमीटर होता है, ठीक है। शॉक के प्रकार है हाइपोवोल्मिक शॉक। हाइपोवोल्मिक शॉक वह शॉक होता है जो शरीर से अत्यधिक मात्रा में तरल निकलने के कारण शॉक लगता है। सेप्टिक शॉक वह शॉक है जो संक्रमण के कारण होता है। एनाफाइलेटिक शॉक है जो गंभीर रिएक्शन के कारण जो है शॉक लगता है। और कार्डियोजेनिक शॉक वह शॉक है जिसमें व्यक्ति को हृदय से संबंधित समस्या होने के कारण शॉक लगता है, ठीक है। वाउंड हीलिंग के चरण यानी घाव भरने के चरण क्या है? तो घाव भरने के चरण है हेमियोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफ्रेशन और मैटूरेशन। ये 4 स्टेप याद रखिएगा। हेमियोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, ठीक है, और प्रोलिफ्रेशन एंड चौथा है मैटूरेशन। तो इसको याद रखिए। आगे है फिजिकल रेस्ट्रेंट कब उपयोग करें? तो जब मरीज की सुरक्षा देना हो तो फिजिकल रेस्ट्रेंट्स का उपयोग करना चाहिए। मरीज की जब सुरक्षा की बात आएगी तब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के 5 राइट्स कौन कौन होते हैं, यानी दवाई देने के 5 नियम कौन कौन से हैं? सही रोगी यानी सही मरीज होनी चाहिए, सही दवा होनी चाहिए, सही मात्रा होनी चाहिए, सही समय होना चाहिए कि आप किस समय दवा दे रहे हैं ये भी मायने रखता है, और सही मार्ग होनी चाहिए कि आप किस मार्ग से दे रहे हैं। तो 5 राइट्स अगर आप पूछेगा कि इनमें से कौन सा एक राइट नहीं है तो अगर आप 5 याद है तो एक आप अलग कर लेंगे, ठीक है। आगे है हैंड हाइजीन के 5 मूवमेंट कौन सा है? तो हाथ के स्वच्छता के 5 मूवमेंट है मरीज को छूने से पहले या बाद। मरीज को छूने से पहले या बाद दोनों तरीका में हाथ को सफाई करना चाहिए। एक्सपोजर के बाद, ठीक है ना। तो हैंड हाइजीन के 5 मूवमेंट्स कब कब जो है होता है? तो मरीज को छूने से पहले और मरीज के छूने के बाद, ठीक है, एक्सपोजर के बाद, समझ गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण क्या क्या होता है? तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, वह होता है
उल्टी होने पर, दस्त होने पर, किडनी रोग होने पर। किडनी रोग होने पर, दस्त होने पर, उल्टी होने पर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते रहता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट आपके बॉडी में एक खनिज है, ठीक है, जिस प्रकार से आपको बॉडी को ज़रूरत पड़ता है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें पोटेशियम है, सोडियम है, जिसमें आपका मैग्नीशियम है, सब कुल मिला के इलेक्ट्रोलाइट जो होता है यह एक खनिज प्रकार से आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे जब आप बढ़ते हैं तो क्वेश्चन है बेसिक इमरजेंसी केयर के क्या क्या चरण होते हैं। तो बेसिक इमरजेंसी केयर के चरण हैं, पहले असेसमेंट करें, प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड दें और रेफर करें। तो बेसिक इमरजेंसी में अगर कहीं पर नहीं संभले इमरजेंसी तो असेसमेंट करें कि मरीज़ क्या है, ठीक है, पॉइजन वाला है या एक्सीडेंटल है, जो भी है, बर्न पेशेंट है, मूल्यांकन करें, उसको जो भी प्राथमिक उपचार होता है आप दे दें और उसे रेफर कर दें। यही बेसिक इमरजेंसी केयर का स्टेप होता है। सीजन में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो जब मरीज को दौरा हो उसको सुरक्षा दें, ठीक है, समय नोट करें कब कब दौरा आ रहा है, कितना देर देर पर दौरा आ रहा है, ठीक है, तो ये सब प्राथमिकता होती है। आगे है बीपी मापने से पहले आराम दें। कोई भी मरीज चल के आता है, दौड़ के आता है, कुछ भी है, बीपी मापवाने आ रहा है, पहले उसको 5 मिनट आप बोलिए कि आराम करिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि चलने से, दौड़ने से, ठीक है ना, ज़्यादा बोलने से बीपी थोड़ा सा इंक्रीज भी कर जाता है। तो 5 मिनट रेस्ट से बीपी अपने जो लेवल है वहाँ आ जाएगा। हेल्थ एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? तो हेल्थ एजुकेशन का उद्देश्य होता है स्वास्थ्य की जागरूकता फैलाना लोगों में और जागरूकता को बढ़ाना स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। वाउंड ड्रेसिंग कितनी बार बदले? तो घाव की ड्रेसिंग कितनी बार बदले? तो घाव और डॉक्टर की सलाह के अनुसार, घाव के अकॉर्डिंग, और डॉक्टर जब जितना बोले आप इसे बदल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन है स्टेरिलाइजेशन का उद्देश्य क्या है माय डियर? तो स्टेरिलाइजेशन का उद्देश्य है सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना यह स्टेरिलाइजेशन का उद्देश्य है। जबकि इसी का एक दूसरा भाई है जिसका नाम डिसइंफेक्ट है, यह कंप्लीट जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। पल्स रेंज कितना होता है? तो 60 से 100 प्रति मिनट जो होता है यह हृदय की धड़कन पल्स रेट कहलाता है एक वयस्क व्यक्ति में। ठीक है, बीपी मापने के यंत्र स्फाइग्नोमैनोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्फाइग्मोमैनोमीटर कहलाता है बीपी मापने के यंत्र। नवजात को पहले टीके बीसीजी का पड़ता है, इंट्राडर्मल पड़ता है। ईसीजी में पी वेव आर्टियर डिपोलराइजेशन को बताता है, ठीक है ना। ईसीजी में पी वेव क्या बताता है? आर्टीरियल डिपोलराइजेशन को बताता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सीपीआर में दबाव 5 से 6 मीटर, यानी कहा जाए तो 2 से 3 इंच गहराई जो है कंप्रेस नीचे दबाव डालते हैं। डीवीटी से बचाव अर्ली एम्बुलेंसन होता है। डीवीटी होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। जो अर्ली एम्बुलेंसन जो होता है इससे आप बच सकते हैं डीवीटी से। डीएनसी कब करते हैं? तो डीएनसी अनियमित रक्तस्राव और गर्भ संबंधी समस्या होने पर डीएनसी प्रोसीजर करते हैं, ठीक है ना। तो डीएनसी कब करते हैं? अनियमित ब्लीडिंग होने पर और गर्भाशय से संबंधित समस्या होने पर। अपगार स्कोर जन्म के 1 मिनट और 5 मिनट पर मापते हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। आगे मैं देखता हूँ यहाँ पे फोटोथेरेपी का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो फोटोथेरेपी का बेसिकली यूज करते हैं नवजात में, जब पीलिया, जब बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है तो ये फोटोथेरेपी में प्रकाश के मदद से बिलिरुबिन को तोड़ा जाता है और वह फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है। ओसीपी में कौन कौन से हार्मोन होता है? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल होता है ओसीपी, ठीक है। तो ओरल मुंह से लेने वाला जो कंट्रासेप्टिव पिल होता है इसमें जो हार्मोन होता है वह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन साइट कौन सा होता है? तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन साइट त्वचा के ऊपरी वाला परत पर इंट्राडर्मल लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे है डायबिटिक में ज़रूरी जांच कौन सा है? तो डायबिटीज में ज़रूरी जांच ब्लड शुगर का जांच होता है, ठीक है, जिसमें 100 से लेकर 110 तक नॉर्मल माना जाता है। बात ध्यान दीजिएगा। 140 तक मानते हैं पीपी में, ठीक है ना, पीपी में खाने के बाद, ठीक है ना, खाने के बाद रैंडम 70 से लेकर 110 होना चाहिए रैंडम में अगर जांच कराते हैं तो, बात समझ लीजिए।
ठीक है, खाने के बाद 140 तक है तो ठीक है। तो ये सब जो है चीज़ें होती हैं। एनीमिया में कमी होती है आयरन की, ध्यान रखिएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्म 12 मई 1820 ईस्वी को हुई थी, याद रखिएगा। टीपीआर में आर का मतलब होता है रिस्पायरेटरी रेट, इसको भी याद रखिए। और आईएम इंजेक्शन साइट कौन सा होता है? तो आईएम इंजेक्शन साइट जहाँ पे हम लगाते हैं मांस में, वह होता है डेल्टोइड या ग्लूटेयल्स मसल्स, या मसल्स का नाम है। मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण मलेरिया होता है। एस्किजोफ्रेनिया पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होता है? यह एक मानसिक रोग है, और किसी को अगर एस्किजोफ्रेनिया होता है तो उसमें लक्षण जो दिखते हैं, भ्रम की स्थिति और भ्रांतियाँ की स्थिति, कुछ ऐसे स्वर, ऐसे आवाज़, ऐसे गंध देना जो बिल्कुल नहीं, रियलिटी में नहीं होता है। ठीक है, व्यक्ति दूसरे पर शक करता है, ठीक है ना, अलग थलग रहता है। ठीक है, तो ये जो है एस्किजोफ्रेनिया का सिम्टम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि बीएमआई मापता है, क्या मापता है? तो देखिए बीएमआई मापता है वजन और ऊंचाई का अनुपात। बीएमआई जो होता है वजन के अकॉर्डिंग आपका ऊंचाई के अनुसार वजन है या नहीं है, एज के अनुसार, यह बीएमआई बताता है। बॉडी मास इंडेक्स। ओआरएस का पूरा नाम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। कोल्ड चेन का मतलब क्या है? तो कोल्ड चेन मतलब होता है श्रृंखला। तो कोल्ड चेन का मतलब होता है वैक्सीन को ठंडा रखना, ठीक है ना। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का उद्देश्य है संक्रमण का नियंत्रण करना। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का मतलब होता है संक्रमण को रोकथाम करना। बीएलएस में सीपीआर का अनुपात एक व्यक्ति का होता है 30:2। ठीक है, 30:2, यानी 30 बार कंप्रेस करना छाती को, तो 2 बार फूंक मारना। ठीक है, याद रखिए। स्टरलाइज वस्तु छूने पर कंटामिनेशन हो जाता है, यानी दूषित हो जाता है। मान गए किसी वस्तु, सर्जिकल इक्विपमेंट को आप स्टरलाइज कर दिए, ठीक है, उसको बढ़िया से जो है स्टरलाइज कर दिए, संक्रमण मुक्त कर दिए। अब उसको आप खुले हाथ से गए और छू दिए, तो क्या हो गया? वह दूषित हो गया, कंटामिनेट हो गया वो। ठीक है, फिर उसका यूज नहीं करते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ध्यान रखना है। ओडिमा का संकेत है फ्लूइड रिटेंशन। ओडिमा मतलब होता है सूजन, और सूजन होता है जब पानी की रिटेंशन हो जाती है, जब प्रतिधारण कर लेता है बॉडी में, पानी जमा हो जाता है तो। ठीक है, आगे है फॉलिक कैथेटर का उपयोग मूत्र निकासी में किया जाता है। मूत्र निकालने के लिए, जब किसी को मूत्र नहीं निकल रहा हो तो कैथेटर लगाते हैं। टिटेनस का कारण है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, याद रखिएगा। टिटेनस जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। ग्रेविडा बनाम पारा। तो ग्रेविडा मतलब होता है गर्भों की संख्या, मतलब महिला कितने बार जो है गर्भ में है, प्रेगनेंसी में है। और पारा का मतलब होता है जीवित जन्म, यानी जीवित जन्म, बच्चा जीवित जन्म जो लेता है उसे पारा कहते हैं। ठीक है, यूटीआई का लक्षण। यूटीआई मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब होता है पेशाब में जलन आना, पेशाब में त्यागने में दर्द होना, ठीक है ना, पेशाब में लालिमा होना। इन चीज़ों को ध्यान रखिए। सबसे बड़ा अंग है त्वचा है। कॉमा में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? एयरवे सुरक्षित रखें। अगर कोई व्यक्ति बेहोश है तो आप उसके वायु मार्ग को जाम न होने दें, वायु मार्ग को सुरक्षित रखें। ठीक है, ओरल दवा का लाभ क्या है? तो देखिए मुंह से देने वाली जो दवा है उसका लाभ यही है कि यह सरल और सस्ता होता है। क्या होता है? सरल और सस्ता होता है। सबसे आम कैंसर कौन सा है? स्किन कैंसर सबसे आम कैंसर माना जाता है। ठीक है ना। आगे है क्वेश्चन, कहता है डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या है? तो डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? तो डब्ल्यूएचओ एक इंटरनेशनल एजेंसी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई, याद रखिए। और डब्ल्यूएचओ का अगर मुख्यालय पूछेगा तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह पूरे विश्व में हेल्थ के डिपार्टमेंट में काम करता है। डब्ल्यूएचओ का क्या कार्य है? तो डब्ल्यूएचओ का कार्य है विश्व भर में, पूरे विश्व में स्वास्थ्य में सुधार लाना, बीमारियों की रोकथाम में मदद करना, और स्वास्थ्य नीतियाँ बनाना। जैसे एक राज्य या एक देश में नियम बनते हैं स्वास्थ्य के लिए, उस देश के लिए, उस राज्य के लिए, उसी प्रकार से पूरे विश्व में ये काम करता है। तो इसका काम है पूरे विश्व के लिए हेल्थ पॉलिसी बनाना, नियम कानून बनाना। ठीक है, इन चीज़ों को देखना। आगे है
यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। आगे है यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है, तो यूनिसेफ का पूरा नाम है माय डियर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका पूरा नाम है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 के हुई, याद रखना है। यूनिसेफ का उद्देश्य क्या है, तो यूनिसेफ का उद्देश्य यही है कि यह बच्चों के स्वास्थ्य को देखरेख में मदद करना, पोषण और शिक्षा को बढ़ावा देना, यह यूनिसेफ का बेसिक काम है, ठीक है ना। बेसिकली यह स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा बच्चों के लिए काम करता है। ओके, आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कन्फ्यूजन मत कीजिए, न्यूयॉर्क, ठीक है ना, बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं न्यूयॉर्क में, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, ठीक है। आगे है FAO का पूरा नाम क्या है, तो FAO का पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का मुख्य कार्य क्या है, तो FAO का मुख्य कार्य है भूखमरी और कुपोषण को समाप्त करना। इसका नाम ही है भाई भोजन और एग्रीकल्चर, कृषि और भोजन से संबंधित एक संस्थान है, तो इसका मुख्य कार्य वही ना होगा कि भूखमरी और कुपोषण को समाप्त करना, FAO, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिए, पूछ सकता है। आगे है रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई, तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में की गई। रेड क्रॉस से सवाल पूछता है तो याद रखिए। ओके, तो क्वेश्चन है रेड क्रॉस का मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए रेड क्रॉस का भाई मुख्य कार्य है आपदा के समय लोगों को सहायता करना, रक्तदान में मदद करना, प्राथमिक उपचार सेवा फर्स्ट एड में यह लोगों को मदद करता है, लोगों को प्रोत्साहित करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक का स्वास्थ्य से क्या संबंध है, तो वर्ल्ड बैंक का स्वास्थ्य से क्या संबंध है, विकासशील देशों में स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए फंडिंग देना। अब ये जो वर्ल्ड बैंक है यह विश्व में पैसे के लेन देन को मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है वर्ल्ड बैंक। अब ये क्या करता है, ये इसका स्वास्थ्य में संबंध ये है कि जितने भी हम लोग क्या है, हम लोग किस देश में, विकासशील देश में है, डेवलपमेंट कंट्री में है, ठीक है, डेवलप कर रहा है, तो इसी प्रकार से जो भी देश विकासशील है वैसे विकासशील देशों को वर्ल्ड बैंक क्या करता है, स्वास्थ्य परियोजनाएं चलाने के लिए फंडिंग करता है, पैसे देता है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO का भारत में क्षेत्रीय शाखा कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कुछ चीज़ें हैं और याद रख लीजिए। ICMR का पूरा नाम क्या है, तो ICMR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यह मेडिकल में जितने भी नए नए रिसर्च होते हैं अलग अलग, सारे रिसर्च में जो भूमिका होता है मेडिकल में वह ICMR का ही होता है, और ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट पर बहाली आता है वह ICMR के थ्रू ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ICMR की स्थापना 1911 में की गई थी, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ICMR का उद्देश्य है चिकित्सीय अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। अब एक बात ध्यान में रखिए, ठीक है ना, एम्स की स्थापना अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो एम्स का स्थापना 1956 में की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। नाको का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नाको का फुल फॉर्म होता है नेशनल, A फॉर एड्स, C फॉर कंट्रोल, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नाको का फुल फॉर्म ए है, ठीक है। तो आज लगभग मैं 70 से 80 आपको क्वेश्चन समझाया हूँ, उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।